साथियों, अभी जो दो घटनाएं घटी हैं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक छात्र जो कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से बिजली की झटके लगते हैं, करंट लगते हैं और अपनी जान गंवा बैठता है। और दूसरी तरफ अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, जस्ट अभी, कि किस तरह से लाइब्रेरी के अंदर पानी भर गया और इस पानी की वजह से जो ऑफिशियल फिगर 3 है, मुझे नहीं पता अनऑफिशियल फिगर कितना है, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। एक भी अगर लाइफ जाती है तो यहाँ हम नंबर्स काउंट नहीं करेंगे कि ऑफिशियल फिगर या अनऑफिशियल फिगर कितना है। ये लाइफ ऐसा था जिसे बचाया जा सकता था, और ये पूरी पूरी कोई भी इसमें नेचर का हम नहीं कह सकते, ये पूरी पूरी प्रशासन की फॉल्ट है और ये बचाया जा सकता था इन लाइफ्स को। और सबसे बड़ी बात है, हम सभी इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम सभी इस फेज से या तो गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक एस्पिरेंट हर कुछ अपना दांव पे लगा देता है। आपने देखा होगा हम लोग कितना गंदे से गंदा खाना खाना, गंदे से गंदे रूम में रहना और सालों तक रहना, एक दो दिन की बात नहीं होती है। और उसके बाद जब इस तरह की न्यूज़ आती है, सबसे ज़्यादा तो आप सोच के देखिए ना उन परिवारों पे क्या गुजर रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं जिसके घर में एक परमानेंट आप और हम एक आउटसाइडर के रूप में देख रहे हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए किसी घर का कोई बच्चा है, वो गया और परमानेंटली अब कभी वापस नहीं आएगा। उस परिवार को सिर्फ इतना लगेगा कि काश हम किसी तरह से, काश प्रीलिम्स ही ना होता, काश एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट खत्म हो गया, कुछ भी करके। लाइफ से इंपॉर्टेंट कोई एग्जामिनेशन तो नहीं है ना। और ऐसी सिचुएशंस में जो भी लोग अकाउंटेबल हैं उनको देखिए, ब्लेम गेम करने से काम नहीं चलेगा। और मुझे लगता है ये पूरी सोसाइटी की हमारी कलेक्टिव फेलियर है और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सिर्फ एक एग्जाम्पल को लेके अगर कोई एक्शन ले भी लिया जाता है तो क्या उससे वो जो सिस्टेमिक इशू है वो सॉल्व हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो जो हमारे हाथ में है अभी, उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी बच्चा दिल्ली जाता क्यों है? कोई भी बच्चा दिल्ली इसलिए जाता है कि वहाँ पे मेंटरशिप मिल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज के जिस दौर में हम हैं, क्या ज़रूरत है इतनी भीड़ भाड़ वाले जगह में रहकर, गंदा खाना खाकर, घर का इतना ज़्यादा पैसा देकर रहने का? देखिए, एक टाइम था, आज से अगर 10 साल 15 साल अगर आप पहले देखेंगे, जब चीज़ें सारी दिल्ली में ही हुआ करती थी। ना कोई यूट्यूब था, ना कोई इंस्टा टेलीग्राम था, कुछ भी, मतलब आपके पास ना ही कोई पीडीएफ उस तरह की आ जाती थी। आज ऑलमोस्ट सारी मटेरियल मिल जाती है। ये जो घटना घटी है, ये आप लाइब्रेरी का केवल विजुअल देखिए, इतना दुखद घटना है कि लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रहा है और बेसमेंट में पानी भर जाता है। और ऐसा कहा गया कि बायोमेट्रिक था, और उस बायोमेट्रिक इतना जल्दी पानी भरा कि बायोमेट्रिक खुलने में भी दिक्कत होती है क्योंकि उसको प्रेस करना पड़ता है। वो काम नहीं किया और उसमें बच्चे फंसे रह गए। तो ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं दोबारा न घटे, इन चीज़ों के लिए प्लीज़ आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, आपका अपना जो भी स्टैंड होगा आप करें, कि अगर आपको पढ़ाई करनी है ना, तो आपको एक एटमॉस्फेयर आपका सही होना चाहिए, फूड आपका ठीक ढंग से मिले, और आप अपनी जो लाइफ है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें। आप अपने सिर्फ पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन को दांव पे लगा दें। अगर हमें ये चीज़ क्लियरली मालूम है कि हमारे सिक्योरिटी का जहां ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जहां सिक्योरिटी मेजर्स के ख्याल नहीं रखे गए हैं, अभी देखिए, अभी क्या होगा, अभी कुछ दिन तक ऐसा चलेगा कि जो लोग भी बेसमेंट में चला रहे हैं, ऑफ कोर्स आप मेजॉरिटी का पाएंगे कि सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो नहीं किए जा रहे हैं और वो पुलिस वाले को ब्राइब करते हैं और उस ब्राइब के आधार पे उनका बेसमेंट में चल रहा होता है हर महीने उनसे। ये हार्ड रियलिटी है। आप अगर मेरी बातों पे आपको यकीन ना हो तो जो भी लाइब्रेरी ओनर है, आप उससे पूछिए कि कितना पैसा तुम खिलाते हो किसी वाले को, वो बताएगा। मुझे नहीं पता वो किसको खिलाता है, पुलिस वाले हैं या फिर जो लोग भी उसको कंट्रोल करने वाले हैं, जिनका भी डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है, वो लोग इस तरह से पैसा लेते हैं, ऐसा एलिगेशन है। और ये एलिगेशन अनफाउंडेड नहीं है, आप पता करके देखें। देखिए, कोई भी चीज़ को एनओसी जो लोग देते हैं, बिना चीज़ों को जांच किए बगैर दे देते हैं। ऐसी सिचुएशंस में बस मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी मान लो कंटेंट है
आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, आपको कंटेंट मिल जाएगा। क्या ज़रूरत है आप बहुत ज़्यादा गंदा खाना खाते हैं। एक अगर मैं बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं कुछ समय तक रहा था, कुछ साल पहले, तो मैं बताऊंगा कि वहाँ पे जो रूम रेंट है ना, वो इतने महंगे हैं, इतने महंगे हैं कि मतलब अगर आज अभी जाएंगे आप, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 2 साल पहले का मैं बात बता रहा हूँ कि एक रूम अगर आपको चाहिए प्रॉपर, तो आपको 15,000 कम से कम 15,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर आपको किचन चाहिए तो उसके लिए और भी आपको ज़्यादा कॉस्ट होगा। तो एक आप इमेजिन करो, और इस रूम में रहने से मिलेगा क्या? इस रूम में रहने से आप सोचते हैं कि हम कोचिंग जाएंगे, ठीक है, किसी की कोचिंग क्लास है, तो आजकल ऑनलाइन भी तो कोचिंग क्लास है। और देखो एक और चीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ में ना मोस्टली चीज़ें ह्यूमैनिटीज़ की हैं, और अच्छी बात यह है कि आजकल ऑनलाइन बहुत सारी मटेरियल अवेलेबल है। तो मेरा ये कहना है कि अपनी लाइफ को आप प्रायोरिटी दें और एक ऐसे जगह का आप चुनाव करें जिसको कि ये अपने लाइफ को ताक पे रखकर आप इन जगहों पे रहने का फैसला ना लें। और प्लीज़ जिन जगहों पे आपको लगता है, जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक कोचिंग में आग लग गई थी और निकलने का भी रास्ता एक ही था, जैसे तैसे लोग निकले थे वहाँ से। और आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी खुले हैं, अगर उनका देखेंगे कि वो कितनी बुरी स्थिति में, अगर सच में उनमें आग लग जाए तो बहुत ही बुरी सिचुएशंस हो सकती हैं। और बट क्या है कि होड़ है और उस होड़ में सब लोग लगे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको जहाँ भी अपने घर पे अगर खाना अच्छा मिल जाता है, अगर आपके घर पे एक रूम है जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं या आसपास है, तो आपका जो कॉस्ट बचाएगा ये, प्लस ऐसा जगह का चुनाव करें जहाँ पे कि हाइजीन आपका ये कोई भी चीज़ अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से मेजॉरिटी में बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें वो ताक पे रखकर अपनी ज़िंदगी को और तब तैयारी पे करते हैं। या फिर आज मटेरियल कहाँ नहीं मिल जाता है, आपको मटेरियल आज हर जगह मिल जाएगा। अगर आप देखें, देखिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, वो इम्पॉर्टेंट है आपका विल पावर। आप गांव से भी तैयारी करेंगे, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं कि हमने गांव में रहकर तैयारी की और बहुत सारे लोगों ने उनको हेल्प किया। जैसे कि हमें वो चीज़ ये बताते हैं कि हम लिटरली यहाँ रहते थे, हमारे पास उनके पास पैसे की कमी थी और पैसे की कमी के कारण जा नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं, अन्य जगहों पर रहकर, उनको उन्होंने बीट किया। एक चीज़ इनको पता होता है कि हमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि हम एक ऐसे जगह पे रह रहे हैं, और जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको लगता है कि हम तो बेस्ट प्लेस पे हैं। खैर वो हमारा मैटर नहीं है। मेरा कहना ये है कि आप अपना जो ज़िंदगी है, आप उससे वरीयता किसी भी चीज़ को ना दें। जो लाइफ का सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन जब जो रिजल्ट्स आते हैं ना, अगर आप रिजल्ट्स पिछले कुछ सालों के देखेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली से बाहर रहकर लोगों ने तैयारी की है और उनका रिजल्ट हुआ है। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, आप यूपीपीएससी का रिजल्ट आया, आप देख लीजिए, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि 7 या 8 लोग दिल्ली से बाहर रहकर तैयारी कर रहे थे। तो टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 10 की। सेम हैपेंस विद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई भी आयोग। जब से कोविड काल आया उसके बाद से लोगों ने, दिल्ली से बहुत सारे लोग हटे, और अभी दिल्ली में ओआरएन में अगर आप भीड़ देखेंगे तो वो भीड़ है रील्स वाली, अधिकतर भीड़। ये मैं कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, बट मुझे पता है ये अधिकतर भीड़ जो है वो रील्स वाली है कि आईएएस की ऐसी एंट्री हो रही है, वैसी एंट्री हो रही है। और एक अच्छा कदम उठाया यूपीएससी ने। अभी यूपीएससी का नाम, यूपीएससी जो है, बहुत सारे जो स्कैम बाहर आए यूपीएससी के, तो उसमें इन्होंने ये किया, जो लबासना ने की, जो ट्रेनीज हैं, न्यूली जो रिक्रूटेड लोग हैं, ट्रेनीज हैं, आईएएस ट्रेनीज, तो इनको प्रोबेशनर्स हैं जो, उनको कि अब रील्स नहीं बना सकते, इस तरह की चीज़ें। और ये कदम बिल्कुल ज़रूरी भी है, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जो काम पे फोकस है आप उस काम को कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप किसी को अगर हेल्प करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, बट रील्स बनाकर मैं पर्सनली एक बात बताता हूँ आपको। मेरी बात हुई एक हमारे मित्र हैं तो उनसे, तो लबासना में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मैंने पूछा, जैसे कि मुझे भी देखकर लाइफ लग रहा था कि बहुत अच्छा चल रहा है, बट एक्चुअल में उन्होंने बताया कि जो रील्स में दिखता है वो ज़िंदगी एक्चुअल में थोड़े होता है, वो तो बस थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे आपने फेसबुक पे किसी को देखा,
इंस्टाग्राम पे आपने किसी को देखा होगा कि हाँ वो तो 2 मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है, बाकी तो नॉर्मली लाइफ चल रही होती है, बट हम जो इमेजिन कर रहे होते हैं वो बिल्कुल अलग होता है। पूरा पॉइंट ये है कि आप क्यों ही अपने पेरेंट्स पे एक बर्डन बनना चाहते हैं, और वो उसके बाद अगर पेरेंट्स सब कुछ अपना सैक्रिफाइस करके, सब कुछ पैसा इकट्ठा करके अगर ये करते हैं, और उसके बाद अगर उनको इस तरह का न्यूज़ मिलता है, यकीन मानिए ये ऐसा लॉस है ना कि ये भरपाई की ही नहीं जा सकती है, पूरा जिंदगी के लिए रिग्रेट रह जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह की घटनाएं आप कहीं और रहते हैं तो नहीं हो सकती हैं, बट फिर भी जहां पता है कि आप बेसमेंट में जा रहे हैं और वो बहुत ही रिस्की जगह है, या फिर ऐसी किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं जहां पे अगर आग लग जाए तो मतलब कुछ भी अगर घटनाएं हो जाती हैं तो आपकी लाइफ खतरे में है, तो वैसी जगह क्यों ही प्रेफर करना है। और मुझे लगता है कि ये जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इनको भी इंश्योर करना चाहिए, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि भाई आप क्यों करप्शन का रास्ता अपना करके आप इनको परमिट कर देते हैं कि आप जो भी मापदंड हैं बिना मापदंड पूरा किए और करते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती है वो ये है कि जो अपनी सोसाइटी में करप्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। पहले मैं सुनता था, बट देखने को मिलता है ये हर लेवल पे इतना फैला हुआ है कि किसको ब्लेम किया जाए ये समझ में नहीं आता है। मतलब इतने लेवल पे करप्शन फैला हुआ है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो चाहे हर चीज़ के लिए जिसको जहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसको जहाँ पे जो काम करना है कि हाँ ये मेरे कलम के थ्रू हो सकता है, तो सामने वाले को मजबूर किया जाता है कि तुम पैसा दो और हम काम कर देंगे, चाहे तुम्हारा काम लीगल हो इलीगल हो। ये बहुत ही एक गलत ट्रेंड है। तो और इसमें तो यार हम सभी को कलेक्टिवली देखना पड़ेगा ना। अगर मान लो अगर हमें कोई मौका मिला और मैं करप्शन कर रहा हूँ, आपको कोई मौका मिला आप करप्शन कर रहे हैं, तो फिर चीज़ें तो कभी नहीं सुधरेंगी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, आई एम श्योर कि इतना ज़्यादा उनके पास डेडिकेशन होता है अपने पढ़ाई के समय। मुझे पता नहीं, जब सर्विसेज में लोग जाते हैं वहाँ पर जा कर के चीज़ें, अब या तो वो ऑलरेडी इतना करप्ट है उसमें जाकर ढल जाते हैं, या फिर क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। बट मुझे लगता है अगर आप इंडिविजुअली भी अगर आप चाहते हैं तो आप अच्छी चीज़ों बदलाव ला सकते हैं। और आप प्लीज़ अपनी लाइफ का ख्याल रखें। आपका लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन से। एग्जामिनेशन आएगा जाएगा होता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, बट प्लीज़ आप इंश्योर करें कि जहाँ पे आपकी सेफ्टी है, जहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाता है, आप कहीं भी किसी भी जगह पे रह करके आप तैयारी करें। ज़रूरी नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन। एक बात बताओ यार, मतलब मुझे भी शुरू में लगता था कि शायद ओआरएन जाने के बाद या फिर जो मुखर्जी नगर है वहाँ पे जाने के बाद एकदम से कोई ऐसा जो आप रील्स में देखते हैं कि ये टीचर दिखाई देते हैं, वो टीचर दिखाई देते हैं, ये लोग आपको मिलेंगे और ये आपको गाइड कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा यूपीएससी सीएससी का इंटरव्यू था और हम 3 लोग थे, और एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उनकी। हम लोगों ने भी जाहिर सी बात है इसी इन्फ्लुएंस में आकर के इनसे मिल लेते हैं और इनसे इंटरव्यू स्टेज है गाइड। आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, हमें लगा कि शायद इंटरव्यू कॉल आया है तो मिल ही लेंगे। तो वहाँ पे जो अटेंडेंट थे उन्होंने बताया कि नहीं, पहले आप हमें बताइए, अगर कोई दिक्कत होगा हमसे सॉल्व नहीं होगा। और बहुत हमने कोशिश की बट नहीं मिलने दिया, तो नहीं ही मिलने दिया, मतलब बात को टार दिया। तो आप सोचिए अगर कोई बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है या कर रही है, या कोई मेंस की तैयारी कर रहा है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जिनको भी आप देखते हैं रील्स में या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट के जो टॉप पे बैठे हुए हैं, वो लोग आपसे मिलेंगे ही नहीं। जो लोग अभी बिगिनर हैं, जो अभी कोचिंग नया स्टार्ट किए हैं, जिनके पास अभी संख्या नहीं है, हो सकता है संख्या जुटाने के लिए वो लोग मिल लेंगे, बट इस भुलावे में आप नहीं रहेंगे कि हाँ मैं जाऊंगा वहाँ पे दिल्ली में और वहाँ पे ये लोग बैठे होंगे और आपकी बातें एकदम प्रेम से, अगर किसी कैंडिडेट को बिठा करके, एक मान लो एक पर्टिकुलर एक्स कोई कैंडिडेट है और इससे इन्होंने बातें कर ली है और वो चीज़ सोशल मीडिया पे डाल दी है, तो डो नॉट इमेजिन कि यू विल ऑल्सो हैव दैट अपॉर्चुनिटी
यहाँ बहुत सारा स्कैम है, एक तरह का स्कैम नहीं है, बहुत तरह के बिजनेस हैं और बहुत तरह के स्कैम्स हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखे हैं या एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो कर ही लिया है आपने, आप बच्चे तो हैं नहीं, आप अपने लाइफ का डिसीजन खुद लें और कहीं भी किसी से, मुझसे या किसी से भी बिना इन्फ्लुएंस हुए आप वो डिसीजन लें, वो फैसला लें जो आपके हित में है और जो सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। मैं कैलकुलेट कर रहा था कि अगर आपको आज ओल्ड राजेंद्र नगर में प्रॉपर अगर आज आपको रहना है तो एक स्टूडेंट की खर्च, अगर उस स्टूडेंट के पास मिनिमम 30,000 केवल रहने और खाने का मैं बता रहा हूँ, अगर 30,000 नहीं है सिंगल रूम का तो स्टूडेंट रह ही नहीं सकता है। मिनिमम 30,000 रुपये। आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट्स, अगर आप सिंगल चाइल्ड भी हैं, इसके अलावे आपका कोचिंग का फ़ी है जो कि कितनी मोटी रकम कोचिंग में ली जाती है। इवन मतलब इवन जो ऑनलाइन कोचिंग है कई सारी, अगर उसमें भी आप फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत हैवी चार्ज करते हैं। बट क्या ज़रूरत है, ये ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स के लिए आपको इतना महंगा महंगा कोचिंग लेने की क्या ज़रूरत है? आप एक बात बताइए, टेस्ट सीरीज़ की जहाँ तक बात होती है, मुझे लगता है चलो वो समझ में आता है और वो सस्ते भी होते हैं, तो वो आप कहीं से लिख लो। अगर आपको टेस्ट भी लिखना है तो वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, किसी से बात करना है वो कर सकते हो। जो इतना महंगा आप रह करके फ़ी पे कर रहे हैं, एक जितने ये जगह हैं, जैसे मान लो मुखर्जी नगर का आसपास जितना इलाका है, जैसे मैं तो देखा हूँ, जैसे नेहरू विहार है, गांधी विहार है, इंदिरा विहार है, पटेल चेस्ट पे लोग रहते हैं। मतलब पटेल चेस्ट पे अगर आप जाएंगे, आप पता नहीं आप गए या नहीं, वहाँ पे 40 उम्र हो गया है लोगों का, 40 के आसपास की उम्र है। ऐसा नहीं है कि उनका मन है ज़बरदस्ती वो रह रहे हैं, अब उनके पास लगता है कि बस यही एक साल, यही एक साल। लेकिन क्या ये राइट डिसीजन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि ये राइट डिसीजन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2 से 3 साल के प्रिपरेशन के बाद, देखो ये चीज़ें समझ में तभी आती है जब आप वहाँ से हटते हैं और आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 साल के बाद, सीरियस प्रिपरेशन के बाद, आपको सीरियसली कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। चाहे वो पार्ट टाइम काम हो या फुल टाइम काम हो, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आप फुल टाइम प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रिपरेशन जो होता है ना, ये एक डिप्रेसिंग चीज़ होता है, ये कोई सुखदाई चीज़ नहीं रह जाता है कुछ समय के बाद। तो इतना, जैसे अगर आप पटेल चेस्ट का मैं एग्जाम्पल दे रहा था, यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलोनी है, अगर यहाँ पे कोई, मैं कह रहा हूँ ना, कितना भी फिट आदमी हो, जो स्पोर्ट्स का प्लेयर हो, अगर वो यहाँ जाए तो वो बीमार पड़ जाएगा। यहाँ खाना इतना गंदा मिल रहा है, यहाँ पे आपको बगल से एकदम नाला गुजरता है और वो नाला बहुत ही गंदा नाला है, हमेशा आपको उसकी बदबू आती है। आप एकदम कंजस्टेड एक रूम में रह रहे हैं और उस रूम में कोई वेंटिलेशन तक नहीं है, पेड़ पौधा दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देता है। ऐसे सिचुएशंस में आप रहकर तैयारी करते हैं, सोचिए वो खुद ही माहौल ही डिप्रेसिंग है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है। चॉइस आपकी होगी। मुझे ऐसा लगा कि इन चीज़ों पे बात करना चाहिए। अगर शायद किसी कैंडिडेट को नहीं पता होगा या कोई प्लान कर रहा होगा कि क्या पता, हम कई बार नहीं पता होता है लोगों को। जैसे सपोज करो कि मैं कभी मुंबई नहीं गया तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे चीज़ें कैसी होती हैं, बट एटलीस्ट जो मुंबई में रहा है अलग अलग जगहों पे, तो हमको सुनकर लगेगा कि हाँ यहाँ पे चीज़ें ऐसे हैं, तो एटलीस्ट कोई डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाता है। पर्पस यही था। थैंक यू वेरी मच।